नमस्कार दोस्तों। आज हमारे बायोलॉजी की थर्ड क्लास है। बायोलॉजी की कौन सी क्लास है? थर्ड क्लास है, जिसमें हम बैंक, एसएससी, रेलवे, एमपी प्लस, यूपी प्लस के हिसाब से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें पढ़ने वाले हैं। ये एग्जाम्स में ज्यादातर क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। बायोलॉजी के बहुत ही सरल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे ना पढ़ने की वजह से नहीं लगा पाते। इसमें हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, ना उड़ने वाला पक्षी है। हमसे क्या पूछा गया है? ना उड़ने वाला पक्षी है। अब पक्षी है तो हम सोचते हैं कि उड़ सकता है, ये तो पक्षी क्या है, उड़ सकता है। लेकिन हमसे पूछा गया है ना उड़ने वाला पक्षी है, और ऑप्शन है हमारे पास मोर, ईमू, बतख और हंस। तो ये तीन हमें बिल्कुल साफ दिख रहे हैं, ये वाले मोर, बतख और हंस। कभी कभी एग्जाम में ये होता है कि तीन ऑप्शन चीख चीख के कहते हैं कि हम गलत हैं, चौथा ऑप्शन चीख चीख के चिल्लाता है कि मैं सही हूं, और हम फिर भी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन बिल्कुल सरल आते हैं लेकिन सही आंसर बहुत कठिन होता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें साफ दिख रहा है कि मोर हमने देखा है उड़ सकता है, बतख तैरती भी है उड़ती भी है, हंस तैरता भी है और उड़ता भी है। लेकिन ईमू एक ऐसा पक्षी है जो कि उड़ नहीं सकता। ये क्या है, पक्षियों में एक अपवाद है, पक्षियों के नाम पे एक कलंक हो गया है। तो पक्षी तो है लेकिन ये उड़ नहीं सकता। तो ईमू एक ऐसा पक्षी है जो कि उड़ नहीं सकता। और इसमें एक मोर एक ऑप्शन है। तो मोर के बारे में इंपोर्टेंट बात ये है कि ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी, मोर क्या है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। और इसका जूलॉजिकल जो नेम है वो है पावो क्रिस्टेसस। तो कभी कभी एग्जाम में सीधा मोर लिख के नहीं देते। अगर वो हमसे पूछेंगे कि राष्ट्रीय पक्षी कौन है तो हम तुरंत मोर बोल देंगे, लेकिन वो हमसे पूछते हैं जूलॉजिकल नेम क्या है। तो इसका जूलॉजिकल नेम जो है वो है पावो क्रिस्टेसस। अगला क्वेश्चन है हमारा, कीटों का मुख्य लक्षण है। भाई कीटों का मुख्य लक्षण क्या है? ऐसा कौन सा लक्षण है जिससे हम देख के बोल सकते हैं कि ये कीट है? तो कीटों का मुख्य लक्षण कौन सा होता है? ऑप्शन है हमारे पास दो जोड़ी पंख। अब भाई दो जोड़ी पंख अगर हम देखें तो इसमें हमें दो जोड़ी पंख तो हमें दिख रहे हैं, लेकिन दो जोड़ी पंख ये नहीं दर्शाते कि ये कीट है, क्योंकि बहुत सारे पक्षियों में भी दो जोड़ी पंख हो सकते हैं। तीन जोड़ी टांगे, संयुक्त नेत्र और एक लंबा उदर। तो तीन जोड़ी टांगे हमें सही ऑप्शन लग रहा है। तो यही ऑप्शन सही है कि तीन जोड़ी टांगे एक ऐसा गुण है जो कि केवल कीटों में पाया जाता है। जैसे ये कीट का क्या है, सर है, ये एंटीनी है, ये उसका उदर है। तो ये जो है ना हमने बना दिया सिर, ये उसकी आंख हो गई। तो इसके कैसे पाए जाते हैं? तीन जोड़ी पैर हमें देखने मिलते हैं, और तीन जोड़ी पैर अगर हैं तो हम उसे बोल सकते हैं कि ये एक कीट है। इसके अलावा अगर कोई ऐसा कीट जैसा हमें दिखेगा लेकिन उसके तीन जोड़ी पैर नहीं होंगे तो हम क्या बोल देंगे, ये एक कीट नहीं है। और तितली जो है ये भी क्या होता है, ये एक कीट होता है, और ये लेपिडोप्टेरा गण का होता है। किस गण से होती है तितली? लेपिडोप्टेरा गण की होती है। द्विनाम पद्धति के जनक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के जनक कौन से हैं? अब जब भाई जीवों का अध्ययन शुरुआत हुई, जीवों के अध्ययन की, तो क्या था, बहुत सारे जीव हैं, पौधे भी हैं। तो अब इनको पढ़े कैसे? तो पढ़ने के लिए उन्हें क्या, एक वर्गीकृत किसी भी चीज को, अगर हम कोई किताब है तो उसको अगर चैप्टर वाइज अच्छे से जमी होगी तो हम उसे आसानी से समझ पाएंगे। और अगर उसमें सीधा सीधा लिखा है बिल्कुल तो हम उसको नहीं समझ पाएंगे। अगर बुक होती है तो बुक में चैप्टर्स लिखे होते हैं, बुक में क्या होते हैं, चैप्टर्स लिखे होते हैं। वो क्या है, एक उसका वर्गीकरण कर देते हैं, एक फिक्स हमको मिल जाता है भाई ये चैप्टर इस पेज पे है और हमें ये इम्पोर्टेंट है या ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो है ना, ये क्या हुआ, जब पढ़ नहीं पा रहे थे, चीजों को अध्ययन नहीं कर पा रहे थे, भाई पौधे को हम कहाँ पे रखें, इंसान को कहाँ पे रखें, गाय को कहाँ पे रखें, इंसेक्ट को कहाँ पे रखें, तो ये गुण को मतलब इनको फिर गुणों के आधार पे अलग अलग बांटा गया। तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया? ऑप्शन है हमारे पास डार्विन, मेंडल, लीनियस और मेयर। तो डार्विन ने क्या दिया था? डार्विन ने बोला था कि जो भी इस प्रकृति में सबसे मजबूत होगा,
जो भी इस प्रकृति में सबसे मजबूत होगा, सबसे मजबूत होगा और जो प्रकृति में रह सकता है, वो सारी चीजों को टोलरेट कर सकता है। जैसे कभी टेम्परेचर हाई हुआ तो उसको भी झेल सके, टेम्परेचर लो हुआ तो उसको भी झेल सके, वही इस पृथ्वी पे जीवित रहेगा। मतलब प्रकृति उसी को स्वीकार करती है जो प्रकृति के अप डाउन चेंज है उसको स्वीकार कर सकता है। मेंडल ने क्या कहा था? मेंडल थे कैसे? जेनेटिक्स के फादर थे, जेनेटिक्स के फादर ऑफ जेनेटिक्स हम इनको बोलते हैं। और इनने किसके नियम दिए थे? तो इन्होंने अनुवांशिकी के, किसके? अनुवांशिकी के नियम दिए थे और इन्हें अनुवांशिकी का फादर भी बोला जाता है। तीसरा ऑप्शन है हमारा लीनियस। तो लीनियस ही एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने कौन सी पद्धति दी थी? द्विनाम पद्धति दी थी। तो द्विनाम पद्धति में क्या होता है? दो नाम होते हैं, किसी भी चीज के दो शब्द में हम नाम देते हैं। जैसे गेहूं है, तो गेहूं का अगर हम नाम देंगे, गेहूं को अगर हम साइंटिफिक नाम देंगे तो उसका हम नाम क्या बोलेंगे? उसका नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। गेहूं का बॉटनिकल नेम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। तो ये द्विनाम जो पद्धति थी वो किसने दी थी? कैरोलस लीनियस ने दी थी। जिसमें पहला जो शब्द होता है वो होता है क्या? इसका वंश होता है। क्या होता है? वंश होता है, इसको इंग्लिश में जीनस बोलते हैं। दूसरा जो शब्द होता है वो क्या होता है? इसकी जाति होती है, जिसको इंग्लिश में हम स्पीशीज बोलते हैं। तो ये द्विनाम पद्धति थी जिसमें दो शब्द होते हैं, पहला होता है वंश और दूसरा होता है जाति। तो एग्जाम में हमसे ये भी पूछ लिया जाता है कि द्विनाम पद्धति है, इसमें जो दो शब्द होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है उस प्रजाति या जाति का वंश और दूसरा जाति। तो वंश और जाति से मिलकर क्या बनता है? पूरा एक नाम बनता है। जैसे आम का नाम है, तो आम को हम क्या बोलते हैं? मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका। तो पहला जो शब्द है ये क्या है? वंश, दूसरा क्या है? जाति। जैसे ह्यूमन या इंसान को हम क्या बोलते हैं? होमो सेपियंस, होमो सेपियंस बोला जाता है, जिसमें होमो क्या है? इंसान का वंश है और ये क्या है? जाति है। ये क्या है? जाति है। आगे समझ में? द्विनाम पद्धति क्या होती है? द्विनाम पद्धति के जनक कौन थे? कैरोलस लीनियस थे। अगला है स्तनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या होता है? अभी हमने देखा था कि कीट का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है, कि ऐसा कौन सा लक्षण है जिससे हम बोल सकते हैं कि ये क्या है? कीट है। ये क्या है? कीट है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा लक्षण है जिससे हम बोल सके कि ये क्या है? एक स्तनधारी है। ऑप्शन है हमारे पास तंतुपट्ट, जिसको बोलते हैं डायफ्राम, चार कोष्ठीय हृदय, दांत विन्यास, अत्यधिक विकसित मस्तिष्क। अगर हम देखें अत्यधिक विकसित मस्तिष्क, हम देखते हैं यार ये हो सकते हैं क्या? स्तनधारी। तो ये स्तनधारियों का गुण नहीं है। अत्यधिक मस्तिष्क जो है ना, कई सारे जानवर जो कि स्तनधारी नहीं है उनमें भी मस्तिष्क पाया जाता है, उनमें भी थोड़ा बहुत दिमाग तो होता है। दांत विन्यास, अब दांत विन्यास भी बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो कि स्तनधारियों में नहीं आते, लेकिन उनमें भी क्या होते हैं? दांत होते हैं। चार कोष्ठीय हृदय, ये है एक स्तनधारी की विशेषता। ये क्या है? एक स्तनधारी की विशेषता है। चार कोष्ठीय हृदय स्तनधारी का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। अगर किसी में चार कोष्ठीय हृदय है, अब मैं बता देता हूं चार कोष्ठीय हृदय क्या होता है। अगर मान लो ये हमारा हृदय है, ऐसा होता नहीं है, मान लेते हैं ये कैसा होता है? चार कक्षों में बटा होता है। कैसा होता है? चार कक्षों में बटा होता है। इसमें क्या होते हैं? दो आलिंद होते हैं। क्या होते हैं? दो आलिंद होते हैं और दो क्या होते हैं? निलय होते हैं। क्या होते हैं? दो निलय होते हैं। तो इसी तरह से ये चार कक्षों में बटा होता है। तो चार कोष्ठीय हृदय जो है वो स्तनधारियों की विशेषता है। मछली वर्ग की पहचान किस अंग से होती है? भाई ऐसा कौन सा अंग है जिससे हम बोल सकते हैं कि ये मछली है?
हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा अंग है जिसे हम बोल सकते हैं कि ये मछली है। पहला ऑप्शन है हमारा ग्रासीय गिल्स, ग्रासीय गिल्स, डर्मल शल्क और युग्गित पक्ष या फिर पेयर्ड फिन्स या फिर उपरोक्त सभी, मतलब ये तीनों आंसर सही है। तो अगर मान लो ये हमारी मछली है, मछली ऐसी ही होती है, हम बना लेते हैं, ये इसके पीछे की पूंछ हो गई और ये इसके फिन्स हो गए। हम थोड़ी सी कलरफुल मछली बना लेते हैं। ये हमारी मछली बन गई। तो मछली का पूछा गया है कि कौन से अंग हैं मछली वर्ग की पहचान किस अंग से करते हैं, तो ग्रासीय गिल्स। यहाँ पे क्या होते हैं, मछली के गिल्स होते हैं, नीचे तरफ क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, जिससे मछली श्वसन करती है। दूसरा क्या है, डर्मल सल्क, तो ये जो यहाँ पे कवरिंग होती है जिससे मछली को तैरने में भी आसानी होती है और बॉडी को एक यांत्रिक सहारा भी मिलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डर्मल शल्क बोलते हैं, डर्मल स्केल्स इंग्लिश में हम बोलते हैं। फिर क्या है, युग्गित पक्षों या फिर पेयर्ड फिन्स, ये जो है ये क्या है, फिन्स है। ये क्या है, फिन्स है। ये दोनों तरफ होते हैं, इस तरफ भी और दूसरी तरफ भी। तो ये क्या करते हैं, मछली को तैरने में सहायता करते हैं। तो अगर कोई मछली है या कोई कोई भी जानवर, उसमें ये तीनों गुण है, गिल्स भी है, ये डर्मल स्केल्स भी हैं और फिन्स भी हैं, तो हम उसको क्या बोल देंगे, ये क्या है, एक मछली है। तो ये क्या है, एक मछली होने की विशेषता है। तो इसका जो है ना हमारा डी आंसर बिल्कुल सही है। वेल एक स्तनधारी है क्योंकि, भाई वेल को हम स्तनधारी क्यों बोलते हैं, वेल को हम स्तनधारी की गिनती में क्यों लेते हैं, वेल को हम मछली क्यों नहीं बोलते, वेल को मछली तो है लेकिन वो क्या है, एक स्तनधारी मछली है। स्तनधारी क्यों है, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि स्तनधारियों का मुख्य लक्षण क्या होता है, चार कोष्ठीय हृदय। क्या होता है, चार कोष्ठीय हृदय होता है। तो इसमें हम, हमारा ऑप्शन क्या सही होगा, चार प्रकोष्ठ हृदय। तो चार प्रकोष्ठ जो हृदय है वो क्या है, एक स्तनधारी की विशेषता है, इसलिए हम बोलते हैं कि वेल एक स्तनधारी है, क्योंकि इसमें चार प्रकोष्ठ हृदय पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा इसमें सही है। उड़न मछली या फ्लाइंग फिश हम किसको बोलते हैं, उड़न मछली हम देखेंगे तो ऐसी कौन सी मछली जो हवा में उड़ती है, तो मछली तो हवा में उड़ती नहीं है, मछली तो पानी में तैरती है। लेकिन ऐसी कौन सी मछली है जिसको हम उड़न मछली बोलते हैं, ऑप्शन है हमारे एक्सोटिसस, एक्सोसिस, एक्सोसिटस, एशिया, समुद्री घोड़ा और एसिपेंसर। ये चार ऑप्शन में से हमारा सी ऑप्शन जो है ना वो सही है। समुद्री घोड़ा या हिप्पोकैम्पस को हम क्या बोलते हैं, एक फ्लाइंग फिश बोलते हैं, जो कि थोड़ा उसका मुंह क्या है, थोड़ा घोड़े के समान होता है। कैसा मुंह होता है, घोड़े के समान इसका मुंह होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, समुद्री घोड़ा हम इसको बोलते हैं। इस टाइप से इसका शरीर होता है। थोड़े से इसके पंख टाइप के यहाँ पे होते हैं जो इसको छलांग लगाने में मदद करते हैं। तो हमारा जो उड़न मछली जो है वो क्या है, समुद्री घोड़ा है। जीव विज्ञान के जनक, ये सबसे सरल क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में ऐसे सरल क्वेश्चन ही आ जाते हैं कई बार। जीव विज्ञान के जो जनक हैं वो है हमारे कौन, अरस्तु। जी.जे. मेंडल जो है वो क्या है, अनुवांशिकी के फादर है। किसके फादर हैं, अनुवांशिकी के पिता हम इसको बोलते हैं। वर्गीकरण की आधार इकाई क्या है, अब भाई आधार इकाई मतलब सबसे छोटी इकाई से, मतलब आधार कहाँ होता है, सबसे नीचे होता है। जब मकान बनता है तो उसका आधार को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो बेस कहाँ होता है, नीचे होता है। भाई जब कोई बिल्डिंग खड़ी होती है तो उसका बेस कहाँ होता है, तो सबसे नीचे होता है। अब वर्गीकरण की सबसे नीचे वाली है आधार इकाई क्या है, तो वर्गीकरण हम कहाँ से चालू करते हैं, किंगडम से चालू करते हैं। कहाँ से चालू करते हैं, किंगडम से सीधा नीचे आता है किंगडम, फाइलम, इस तरह से हम यहाँ तक पहुंचते हैं वंश और जाति, मतलब जीनस और स्पीसीज, जीनस से लेके स्पीसीज तक हम जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है,
स्पीसीज क्या है, सबसे नीचे आता है और सबसे छोटी इकाई है। तो वर्गीकरण की जो आधार इकाई है वो क्या है, स्पीसीज को हम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रुधिर में अधिकतर CO2 ले जाई जाती है। अब हमने देखा था कि रुधिर में क्या होता है भाई, हमसे ज्यादातर पूछा क्या जाता है कि ब्लड में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो ऑक्सीजन का परिवहन या तो हमारा ऑप्शन आता है क्या, हीमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन में भी क्या इंपोर्टेंट होता है, आयरन होता है हेमोग्लोबिन। तो हेमोग्लोबिन एक ऐसा तत्व है जो क्या करता है, ऑक्सीजन को लेके जाता है। लेकिन हमसे क्या पूछ लिया, CO2 कौन कौन लेके जाता है, ऑप्शन में दे दिया कार्बोनिक अम्ल, सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट आयनों द्वारा, या फिर बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में। हमसे क्या पूछा गया है, कार्बोनिक अम्ल के रूप में, सोडियम कार्बोनेट के रूप में, कार्बोनेट आयनों के रूप में, या फिर बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में ले जाया जाता है। तो हमारे शरीर में जो अधिकतर ऑक्सीजन जिसको हम छोड़ते हैं वो किसके द्वारा ली जाती है, कार्बोनेट आयनों के रूप में शरीर से बाहर हम ले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रुधिर स्कंदन के लिए आवश्यक क्या होता है। रुधिर स्कंदन या ब्लड क्लॉटिंग से मतलब क्या है, जब ब्लड लगातार बह रहा हो तो उसको जमने के लिए क्या आवश्यक है, तो विटामिन हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, विटामिन के। जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी है तो पिछली क्लास देखें, उसमें मैंने पढ़ाया था कि विटामिन के रक्त की क्लॉटिंग या जमने के लिए आवश्यक होता है। लेकिन अब हमसे पूछ लिया कि भाई इन धातुओं में से कौन सी धातु जरूरी है, पहला ऑप्शन हमारा सोडियम, कैल्शियम, पोटासियम, क्लोरीन। तो इसमें हम क्या ऑप्शन लगाएंगे, कैल्शियम। कैल्शियम एक ऐसा तत्व है जो ब्लड क्लोटिंग के लिए आवश्यक है। विटामिन तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन हमें कैल्शियम भी जरूरी होता है ब्लड क्लोटिंग के लिए। अगला क्वेश्चन है, शरीर में फास्फोरस कहाँ पाया जाता है। शरीर में फास्फोरस कहाँ पाया जाता है, तो ऑप्शन है अस्थियों में, केवल दांतों में, या फिर दोनों में, या फिर सभी कोशिकाओं में। तो फास्फोरस जो है ना कहाँ पाया जाता है, फास्फोरस इन दोनों में पाया जाता है। अस्थियां मतलब हड्डियों में भी फास्फोरस होता है और दांतों में भी फास्फोरस होता है, क्योंकि दांत और अस्थियां दोनों एक ही चीज के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, कैल्शियम के बने होते हैं, और इसमें साथ में फास्फोरस भी होता है। इसमें क्या होता है, फास्फोरस भी होता है। और दांतों की मजबूती के लिए क्या आवश्यक होता है, उसको हम बोलते हैं फ्लोरीन। फ्लोरीन हम उसको बोलते हैं। मानव में लाल रुधिर कणों का जीवन काल क्या होता है। अब मानव के अंदर जो रेड ब्लड सेल या लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं, तो वो इंसान के शरीर में कितने दिन तक जीवित रहती हैं, क्या जीवन काल उनका कितने दिन का होता है। ऑप्शन है हमारे 120 दिन, 180 दिन, 150 और 200। तो हमारा सही आंसर जो है वो है 120 दिन। इंसान के शरीर में 120 दिन तक आरबीसी जीवित रहती है, और इसके बाद क्या होता है, नई सेल्स बन जाती है। और रक्त कहाँ पे जाके स्टोर होता है, तो वो होता है प्लीहा। और फिल्टर करने का काम कौन करता है, तो वो करता है किडनी। और एक और क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है कि कृत्रिम रूप से रक्त को शोधित करने को हम क्या कहते हैं। कृत्रिम रूप से जब रक्त का शोधन किया जाता है तो उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, तो वो क्रिया होती है डायलिसिस। क्या होती है, डायलिसिस होती है। तो ये क्या है, कृत्रिम रूप से ब्लड सेल को शोधित करते हैं, मतलब साफ करते हैं। वैसे नेचुरल तो किडनी करती है, लेकिन जिनकी किडनी काम करना बंद कर देती है तो डायलिसिस कृत्रिम रूप से मशीनों द्वारा ब्लड को साफ किया जाता है। शरीर में सबसे बलशाली पेशी पाई जाती है। बलशाली मतलब सबसे शक्तिशाली मजबूत पेशी कौन सी है, पहला ऑप्शन है भुजा में पेशी होती है, जांग में, जबड़े में, या फिर हृदय में। भुजा में क्यों नहीं होती है, भुजा तो बहुत मजबूत मानी जाती है, जिसकी भुजाओं में दम होगा वही सबसे मजबूत होगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, जांग में या फिर जबड़े में। सी ऑप्शन हमारा सही है। जबड़ा जो होता है, जबड़े की जो पेशी होती है या फिर जो वहां पे ऊतक या सेल्स पाई जाती है,
वो शरीर की सबसे मजबूत पेशियां होती हैं। क्या होती हैं? सबसे मजबूत पेशियां होती हैं, क्योंकि मसूड़े में ही दांत धसा होता है। दांत धसा होता है और हम बहुत ही मजबूत मजबूत चीजें हम उससे खा जाते हैं, लेकिन दांत हिलते भी नहीं है। क्या होता है? दांत हिलते भी नहीं है, कितने भी मजबूत चने खा जाओ दांत नहीं टूटते। तो सबसे मजबूत पेशी जो है वो जबड़े में पाई जाती है। बाह्य कर्ण का कठोर लचीला भाग किसका बना होता है? बाह्य कर्ण का कठोर लचीला भाग किस चीज का बना होता है? ऑप्शन है हमारे टेंडोन का, इसमें ये टेंडोन का, बोन मतलब अस्थि का, कार्टिलेज मतलब उपास्थि का, और स्नायु मतलब लिगामेंट का। तो बाह्य कर्ण जो है मतलब कान का जो बाहरी हिस्सा होता है वो किसका बना होता है? तो टेंडोन का तो हो ही नहीं सकता, और हड्डी का भी नहीं हो सकता, क्योंकि हड्डी ये तो मुड़ जाता है कान। तो ये किसका है? उपास्थि का है। ये क्या होती पूरी तरह से, इसको हम अस्थि नहीं बोल सकते, ये क्या है? उपास्थि होती है। अब भाई ये पहले पे लिखा हुआ है टेंडोन, तो टेंडोन क्या होता है भाई? तो मांसपेशी और अस्थि, मांसपेशी और अस्थि या हड्डी जिसे हम बोलते हैं, वो जिस भाग से जुड़ती है उसको हम क्या बोलते हैं? टेंडोन बोलते हैं। मतलब मांसपेशी और अस्थि को जोड़ने का काम कौन करता है? टेंडोन करता है। अस्थि तो आप समझते ही हैं, उपास्थि। लिगामेंट क्या होते हैं भाई? लिगामेंट होते हैं जब एक अस्थि दूसरी अस्थि से जुड़ती है, तो जहां पे ये अस्थियां जुड़ती हैं तो उस स्थान को हम क्या बोलते हैं? लिगामेंट बोलते हैं। मतलब एक हड्डी दूसरी हड्डी से लिगामेंट के थ्रू जुड़ी रहती है। जब ये लिगामेंट में चोट आ जाती है तो हम बोलते हैं कि मोच आ गई, या फिर हड्डी जगह से थोड़ी सी खिसक जाती है अगर ये लिगामेंट्स कमजोर होते हैं तो। मानव के रक्त का सामान्य पीएच क्या होता है? मानव का रक्त कैसा होता है? हल्का क्षारीय होता है। कैसा होता है? हल्का क्षारीय होता है। तो क्षारीय ऑप्शन यहाँ पे हमें एक ही दिख रहा है 7.4। तो रक्त का पीएच क्या होता है? 7.4 होता है। 7 पे अगर होता है तो उसको हम बोलते हैं उदासीन। अगर पीएच 7 है तो उसको हम उदासीन बोल देते हैं, और 7 से कम होता है तो उसको हम अम्लीय बोल सकते हैं। ये आप डिटेल में अम्ल और क्षार की क्लास में जाके देख सकते हैं। तो हमारे रक्त का पीएच क्या होता है? 7.4 होता है। अधिक समय तक जब किसी व्यक्ति में रक्त स्राव रुकता नहीं है, तो इसका कारण निम्नलिखित में से किसी एक में दोष होता है। जब किसी व्यक्ति का रक्त स्राव या चोट लग गई, अगर वो नहीं रुक रहा है, तो किस चीज की कमी है या फिर क्या डिफेक्टेड है? अगर रक्त नहीं रुक रहा है तो रक्त के हम 2-3 चीजें पढ़ चुके हैं। पहली है कि विटामिन के होना चाहिए। विटामिन के अगर बॉडी में नहीं है तो भी रक्त स्राव नहीं रुकेगा। या फिर क्या होना चाहिए? कैल्शियम अच्छा होना चाहिए। अगर कैल्शियम अच्छा है तब भी रक्त स्राव रुक जाता है। कैल्शियम की कमी है तो रक्त स्राव नहीं रुकेगा। लेकिन ये दोनों ऑप्शन इसमें नहीं है। तो भाई चौथी भी कोई चीज है जो रक्त स्राव को प्रभावित करती है। तो पहला ऑप्शन है हमारा आरबीसी, दूसरा है रुधिर प्लाज्मा, तीसरा है बिंबाणु, और चौथा है लसिका कोशिका। तो आरबीसी तो क्या होती है? ये तो अपने आप में इसको हम ब्लड ही बोलते हैं, ये जो कि जमता नहीं है, इसका कोई रोल ही नहीं है। ब्लड प्लाज्मा, तो ब्लड प्लाज्मा तो ऑलरेडी 90% पानी होता है, तो इसका भी कोई रोल नहीं है। अब बचा क्या? बिंबाणु। बिंबाणु एक ऐसी चीज है, बिंबाणु को ही हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्लेटलेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स हम इसको बोलते हैं। अगर इसकी संख्या कम हो जाती है बॉडी में तो बुखार होगा, और अगर कहीं चोट लगेगी तो हमें रक्त स्राव हमारा नहीं रुकेगा। प्लेटलेट्स की संख्या सबसे कम कब होती है? डेंगू में। डेंगू जो कि मच्छर के द्वारा फैलता है। अगर किसी को डेंगू नामक बीमारी हो जाती है तो उसके प्लेटलेट की संख्या एकदम से गिर जाती है और उस समय पे चोट लग जाती है, तो रक्त स्राव रुकता नहीं है। और प्लेटलेट्स मिलता कहाँ पे है? तो ये हमें मिलता है कहाँ पे? पीले फलों में। कहाँ पे? पीले फलों में, जैसे पपीता। पपीता खाने से प्लेटलेट्स बढ़ जाता है, या फिर पपीते के पत्ते का यूज भी हम इसमें कर सकते हैं। तो बिंबाणु जो है अगर इसकी कमी हो जाती है
जिसको हम इंग्लिश में थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, तो ब्लड जो है ना रुकता नहीं। रुधिर दाब का नियंत्रण कौन करता है? अब भाई बॉडी में ब्लड पूरी तेजी से घूम रहा है तो उसको प्रेशर, ब्लड प्रेशर को मेंटेन, ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो कि ब्लड प्रेशर को संतुलित करती है कि ये बहुत ज्यादा अप भी ना जाए और बहुत ज्यादा डाउन भी ना जाए। ऑप्शन है हमारे एड्रिनल, थाइमस, थायराइड और कार्पस लूटियस। तो हमारी एड्रिनल ग्रंथि है, ये क्या करती है? रक्त स्त्राव को, रक्त दाब को, या फिर रुधिर दाब या रक्त दाब या ब्लड प्रेशर को क्या करती है? मेंटेन करती है, मतलब बहुत संतुलित करती है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़े भी नहीं और ब्लड प्रेशर कम भी ना हो। दूसरी एक इंपोर्टेंट ग्रंथि हमें यहाँ पे दिख रही है, क्या? थायराइड। थायराइड क्या है? थायराइड कहाँ पाई जाती है? गले में पाई जाती है। अगर थायराइड ग्रंथि अपना काम करना बंद कर दे तो इंसान की मृत्यु हो जाती है। इससे एक हार्मोन निकलता है, वो भी पूछा जाता है कि थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो वो कौन सा निकलता है? थायरोक्सिन। कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरोक्सिन एक हार्मोन निकलता है। तो अगर थायराइड हम बोलते हैं कोई किसी को थायराइड की बीमारी है, तो उसका क्या है? थायराइड ग्रंथि बैलेंस में नहीं है। या तो थायराइड ग्रंथि जो है ना थायरोक्सिन का स्त्रावन करना कम कर दिया है, या फिर ज्यादा कर दिया है। तो कम कर दे तो भी इलाज की आवश्यकता है, और ज्यादा हो जाए तो भी इलाज की आवश्यकता है। तो थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो एग्जाम में पूछा जाता है, तो हम बता देंगे कि थायरोक्सिन निकलता है, और रुधिर दाब को एड्रिनल ग्रंथि द्वारा संतुलित किया जाता है। रुधिर का थक्का जमने के लिए क्या आवश्यक है? अभी हम थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, वो इंग्लिश में था, ये हिंदी में लिखा हुआ है। तो कैल्शियम सबसे ज्यादा आवश्यक होता है। रुधिर के प्लाज्मा में सबसे अधिक क्या होता है? भाई रुधिर में क्या होता है? प्लाज्मा भी होता है। तो प्लाज्मा में सबसे ज्यादा क्या होता है? ऑप्शन है हमारे पास जल, हार्मोन, एंटीबॉडी या फिर लिम्फ। लिम्फ से मतलब क्या है? डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल। तो प्लाज्मा में जो है ना 90% क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है, प्लस 10% क्या पाए जाते हैं? इसमें कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा रुधिर प्लाज्मा में क्या है? 90% जल है और 10% कार्बोहाइड्रेट है। तो रुधिर प्लाज्मा में सबसे अधिक जो भाग होता है वो किसका होता है? जल का होता है। और पूछ ले कितना होता है, तो 90% होता है। अगला क्वेश्चन है, रुधिर में एंटी स्कंदन या एंटी कोगुलेंट पदार्थ मिलाया जाता है। अब भाई रुधिर हम क्या करते हैं? ब्लड अगर जैसे कहीं हमें कट लग जाए तो थोड़ी देर बाद क्या होता है? ब्लड जमने लगता है। थोड़ी देर बॉडी में कट हुआ, ब्लड निकला, और ब्लड कैसा होगा? क्लॉटिंग हो जाएगी, ब्लड जम जाएगा। लेकिन जब हम ब्लड डोनेट करते हैं, जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो क्या होता है? वहां पे वो ब्लड को बहुत ज्यादा दिन तक रखते हैं। तो भाई ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से वो ब्लड को बहुत दिनों तक स्टोर कर सकते हैं? भाई ब्लड जमना नहीं चाहिए, उन्होंने बॉडी से ब्लड बाहर निकाल लिया तो ब्लड क्या होगा? जम जाएगा। जमने से बचाने के लिए उसमें क्या क्या यूज करते हैं? ऑप्शन है हमारे पास सोडियम क्लोराइड, इसको तो हम नमक भी बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड NaCl को हम क्या बोलते हैं? नमक, जो कि एक उदासीन लवण है, जो कि एक उदासीन लवण है। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास सोडियम ऑक्सलेट, पोटेशियम क्लोराइड, या फिर ब्रोमोप्लास्टिन, या फिर इसको हम ये थ्रोम्बोप्लास्टिन है, ये हिंदी में गलत है, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन इसको हम बोलते हैं। तो ऐसा कौन सा एंटी स्कंदन है जो कि हम ब्लड में लाते हैं? तो वो क्या है? सोडियम ऑक्सलेट है। सोडियम ऑक्सलेट क्या करता है? ब्लड को जमने से रोकता है। जब ब्लड हम डोनेट करते हैं, जो ब्लड बॉडी से बाहर होता है, और बॉडी के अंदर अगर ब्लड को जमने से रोक, ब्लड को जमाने के लिए क्या जरूरी होता है? विटामिन के और कैल्शियम, और एक और चीज मैंने थोड़ी देर पहले बताई, वो क्या है? प्लेटलेट्स। ये चीजें अगर कम हो जाती हैं तो शरीर के अंदर जमना, ब्लड जमना बंद हो जाता है। शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक है। तो ऐसे कौन से ऊतक हैं जो सबसे ज्यादा बॉडी में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन है हमारे संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक, पेशी ऊतक या तंत्रिका ऊतक। तो संयोजी ऊतक कौन से होते हैं? जो कि एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से कनेक्ट करते हैं। उपकला ऊतक क्या होते हैं? एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं? जो हमारे बाहरी अंग की बाहरी परत को बनाते हैं। क्या करते हैं? हमारे अंग की बाहरी परत को बनाते हैं।
पेशी ऊतक क्या होते हैं? मसल्स मस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं? जहाँ पे सबसे ज्यादा लोड होता है, ऐसी जगह पर कौन से टिश्यू पाए जाते हैं? मस्कुलर टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या होते हैं? जो हमारे नर्वस सेल नर्वस सिस्टम में होते हैं। तो सबसे ज्यादा शरीर में कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। अगर हमसे पूछा जाता है सबसे ज्यादा ऊतक कौन से होते हैं, तो संयोजी या कनेक्टिव टिश्यू सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। मानव मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र को एनाफिलिस में सर्वप्रथम खोजा था। भाई मलेरिया जो होता है, मलेरिया किसकी वजह से होता है? प्रोटोजोआ की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? प्रोटोजोआ की वजह से होता है। और एनाफ्लीज, क्या एनाफ्लीज मच्छर की वजह से होता है। एनाफ्लीज मच्छर की जो जब वो काटता है ना, तो उसकी लार में क्या होते हैं? कुछ प्रोटोजोआ पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं? मलेरिया को फैलाने का काम करते हैं। तो एनाफ्लीज में सर्वप्रथम किसने देखा था? हमारे पास ऑप्शन है रोनाल्ड रॉस, बोन बियर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और सेली। तो मलेरिया को जो है ना एनाफ्लीज मक्खी में मच्छर में सबसे पहले रोनाल्ड रॉस ने देखा। किसने देखा था? रोनाल्ड रॉस ने बताया था कि एनाफ्लीज मक्खी में क्या होता है? एक प्रोटोजोआ होता है, एक परजीवी होता है, जो कि मलेरिया रोग फैलाता है। एक और इसमें एक बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन छुपा हुआ है, वो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था? इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की। किसकी खोज की थी? पेनिसिलिन की खोज की थी, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार। पेनिसिलिन क्या होती है? एक एंटीबायोटिक, एक टेबलेट होती है जो दर्द निवारक होती है, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी।